कन्फ्यूजन को घटाने के लिए इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा और क्रिएट हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तब बच्चा CUET UG एग्ज़ाम की तरफ जाए। सिलेबस चेंज हो रहा है, क्लास 11 के टॉपिक्स उठाकर डाल दिए हैं, तो यस चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन 2026 एज वेल। गैट को पढ़ना या गैट का एग्ज़ाम देना मतलब अपने लिए ऑप्शंस इंक्रीज कर लेना होता है। DU और BHU में से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट है, कौन से हमको चूज करनी चाहिए? 2025 से NTA ने बहुत सरल बना दिया है CUET फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। तो बच्चों को तो मैं यही बोलूँगा कि अभी जो है एट प्रेजेंट हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET बाय सुपरग्रेड्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि CUET UG एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि लगभग 180 दिन का टाइम बचा है अब CUET UG एग्जाम के लिए। तो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे ऐसे क्वेरीज थी जो आप यूट्यूब कमेंट के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और इंस्टाग्राम DMs के थ्रू हमसे पूछ रहे थे। तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज है हमारे साथ CUET UG एग्जाम के एक्सपर्ट आकाश शुक्ला सर। हाय सर। हाय गौरव, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सुना है कि आपने CUET UG एग्ज़ाम रिलेटेड निकाल रखे हैं। ये सर, जो बच्चे थे हमारे, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम कमेंट के थ्रू और इंस्टाग्राम DMs के थ्रू हमसे पूछ रहे थे। तो अब चूंकि 180 दिन का टाइम बचा है लगभग CUET एग्जाम में, तो बच्चा काफ़ी परेशान है। तो उसके सारे जितने भी उनके डाउट्स हैं आई थिंक आज रिजॉल्व हो जाएंगे। चलो तो करते हैं एक एक करके शुरू तो और सभी सबसे को पहला रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सर यही है कि CUET UG एग्जाम को लेकर बच्चा इतना कंफ्यूज क्यों रहता है? देखो CUET UG एग्जामिनेशन में जो CUET है ना वो स्टैंड्स करता है कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि यह नया एग्जामिनेशन है और NTA भी रिसेंटली में कंडक्ट कराना शुरू करा है। और आपको पता है जब भी कोई ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें एक मास ऑडियंस, बहुत सारी ऑडियंस बैठ जाती है, NTA का थोड़ा सा गेम बिगड़ जाता है। तो पहली बार एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो कितने 60 प्लस सब्जेक्ट टेस्ट हुआ करते थे। फिर उसके बाद 2023 2024, फिर ये बाद में धीरे धीरे घटते घटते अब 37 सब्जेक्ट टेस्ट रह गए। स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन को घटाने के लिए इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा और क्रिएट हो रही है। अब स्टूडेंट को ये तय करना होता है कि यार मुझे कौन सी कोर्स में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट के। तो बिफोर थिंकिंग अबाउट द CUET UG एग्जामिनेशन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तब बच्चा CUET UG एग्ज़ाम की तरफ जाए। और क्योंकि इवॉल्व हो रहा है CUET UG एग्ज़ाम, 2022 में जो एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर लेवल ऑफ क्वेश्चन थे उसमें और 2025 में जो एग्जामिनेशन पैटर्न और लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जमीन आसमान का अंतर है। राइट। 2025 वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई हैव टू से। मैथमेटिक्स कहाँ जी एडवांस की तरफ निकल गया। आप देखिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आप इकोनॉमिक्स देखिए कितना चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज हो रहा है, क्लास 11 के टॉपिक्स उठाकर डाल दिए हैं। तो यस चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन 2026 एज वेल। तो ये चेंजेस जो है रेगुलर कर रहा है NTS एग्जाम को सैचुरेट करने के लिए, जिससे कि अच्छे से कंडक्ट होना शुरू हो। तो सर जैसे कि आपको पता होगा कि जब CUET UG एग्जाम का रिजल्ट आता है तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ के बीच में कि ये प्रोसेस क्या सही है, क्या इसके थ्रू कहीं मेरे मार्क्स तो डिडक्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहे हैं? देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपका जो एडमिशन होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पर ही होने वाला है। और जब भी कोई एग्जामिनेशन एक से ज़्यादा दिन और एक से ज़्यादा शिफ्ट के अंदर हो जाता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जरूर आता है। क्योंकि ये देखा जाता है कि एक शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो सकता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम्पल के तौर पर कि वो थोड़ा इजी तरफ हो या इजी हो, लेकिन एक शिफ्ट का एग्जामिनेशन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड हो सकता है कि एक शिफ्ट में 12 क्वेश्चन जीके के आए हैं और एक शिफ्ट में 26 क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे वेरी करता रहता है। तो अमूमन ये देखा जाता है, एक एवरेज आउट किया जाता है, एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया जाता है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि यार जितने भी बच्चे स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर हुए हैं उनके मार्क्स कितने हैं। क्या बहुत कम मार्क्स है बच्चों को एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर शिफ्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। तो अगर उसके अंदर बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको डिफिकल्ट मान लिया जाता है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसको ईजी मान लिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के दौरान आपके जो स्कोर है वो कम भी हो सकता है और उसको ज़्यादा बढ़ भी सकता बढ़ भी सकता है ना। तो यस इस पर एक बार भरोसा कर ले। हाँ, इट्स अ ब्लाइंड प्रोसेस, हमें नहीं पता कि जो फार्मूला वो लगा रहे हैं वो सही भी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। फार्मूले को समझना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन जो है अभी तक तो सही होता आ रहा है, ये कहना पड़ेगा। और नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पर एडमिशन होगा। कट ऑफ जो है नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही आपकी डिसाइड होगी। मतलब जैसे कि बच्चों का जो नॉर्मलाइज स्कोर है
उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। कितना कंपटीशन है किसी पर सीट पर किसी भी कॉलेज या कोर्स के लिए, वो देखा जाएगा। फिर कट ऑफ डिसाइड होगा कि हाँ भाई इतना कट ऑफ होना चाहिए इस पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स का। तो नॉर्मल स्कोर आपका वहाँ पर काउंट होने वाला है। तो जैसे कि सर अभी फॉर्म फिलिंग आने वाली है, बच्चों का भी तो फॉर्म आया नहीं, पर नोटिफिकेशन आएगा, बच्चा फॉर्म फिल करेगा। तो फॉर्म फिल करते टाइम बच्चा कॉलेज की प्रेफरेंस देखता है या यूनिवर्सिटीज़ की देखता है? और अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की देखता है तो दोनों में से बेटर क्या रहता है? और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितना इसके लिए मतलब इसमें एक रोल प्ले करता है? देखो 2025 से एनटीए ने बहुत सरल बना दिया है सीयूटी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। तो बच्चों को तो मैं यही बोलूँगा कि अभी जो है एट प्रेजेंट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। हुँ, ठीक है, जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, सेकंड टास्क वुड बी कि उस कोर्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ जो कि मेरे लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। हुँ, अब उस अच्छी की भी डेफिनेशन है फॉर्चुनेटली हुँ, कि भई वो उसका एकेडमिक्स कैसा है, प्लेसमेंट सेल है या नहीं, प्लेसमेंट हुँ, परसेंटेज कैसा है। हुँ, हायर तो सब एक का ही जाएगा, लेकिन हुँ, एवरेज पैकेज काफ़ी सारे लोगों का लगता है, तो एवरेज पैकेज क्या हुँ, जाता है, हुँ, वहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, हुँ, करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है वहाँ से, हुँ, एनएफ रैंकिंग क्या है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, हुँ, ये सारे एस्पेक्ट वो देखे। हुँ, फिर देखे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर्टिकुलर हुँ, कोर्स का, उस कॉलेज के लिए। हुँ, उसको कंसिडर करते हुए हुँ, आपने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया। हुँ, ऐसी पाँचों कोर्स, पाँचों कॉलेजेस या फिर पाँचों यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। हुँ, उन सबको क्लब कर देना है, हुँ, एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। हुँ, लेकिन हाँ, आप यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ, एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। आप मजबूर हैं हुँ, अपने 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12th देने के, हुँ, एक इंग्लिश लैंग्वेज देने के और हुँ, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देने के, क्योंकि हुँ, कई जगह जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है। हुँ, ओके। तो सर जैसे कि अब अभी हमने डोमेन सब्जेक्ट की बात करी ही, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, मतलब मोस्टली बच्चा कमेंट्स में पूछता रहता है कि क्या बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो क्या उसके लिए मैथ्स और गैट मैंडेटरी रहता है? तो देखो, लास्ट ईयर ऐसा कुछ तो कन्फ्यूज़न हुआ था या फिर कुछ उन्होंने अपनी पहल करी थी, लेकिन उसको एजुकेशन बोर्ड ने या फिर वहाँ की सोसाइटी ने भी बात नहीं मानी। हुँ, और स्टूडेंट के मेल्स और स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के आधार पर या फिर जो स्टूडेंट ने रिएक्ट किया उसके आधार पर वहाँ पर उन्होंने आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट मांगा है। हुँ, तो या तो अकाउंटेंसी हो या हुँ, मैथमेटिक्स हो। हुँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसका हुँ, मतलब तब भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं इन केस यू हैव मैथमेटिक्स इन योर हुँ, क्लास 12th। हुँ, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तब भी आप कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स। देखिए, गैट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिमांड नहीं करता है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे गैट इज़ द सेकंड हाईएस्ट टेकन टेस्ट इन द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन हुँ, विद लेस सक्सेस रेट। हुँ, तो यहाँ पर जो है सेकंड हाईएस्ट टेकन टेस्ट इसलिए है क्योंकि बच्चे को समझ में आ जाता है यार बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में गैट नहीं चाहिए, हुँ, लेकिन बीकॉम ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गैट चाहिए, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज प्लस गैट। हुँ, एंड बीएचयू इज प्रोवाइडिंग बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स एफएमएम हुँ, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, एक हुँ, ऐसा कोर्स जो कि बीकॉम ऑनर्स प्लस बीबीए दोनों के आपको नॉलेज दे रहा है। हुँ, तो ये मेक श्योर करना है कि यार गैट जो है ना, हुँ, गैट को पढ़ना या गैट हुँ, का एग्जाम देना मतलब अपने लिए ऑप्शंस इंक्रीज कर लेना होता है। हुँ। तो सर अब यहाँ पे डीयू और बीएचयू की बात हो ही गई है, हम्म। तो ये भी बच्चों का डाउट होता है कि डीयू और बीएचयू में से कौन-सी यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट है? कौन से हमको चूज़ करनी चाहिए? देखो, अगर आपका चॉइस है बीकॉम ऑनर्स करना, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना, बीबीए बीएमएस बीबीई करना, हुँ, बीटेक करना, हुँ, या फिर बीए ऑनर्स के कोर्सेज करना, हुँ, नो डाउट सबसे पहली चॉइस आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होनी चाहिए हुँ, एंड लास्ट चॉइस भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होनी हुँ, चाहिए। बट व्हेन इट्स कम टू दी साइंस कोर्सेज, आप देखोगे चाहे कोई से भी ईयर के आंकड़े उठा लो, पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, हुँ, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में साइंस कोर्सेज की सीट वैकेंट रहती है। हुँ, क्योंकि साइंस कोर्स का बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स एक अच्छा कोर्स है, स्टैट्स एक अच्छा कोर्स है, हुँ, पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी से इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। हुँ, मतलब मैं ये नहीं बोला बहुत बुरे कोर्स हैं या फिर वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कई मायने में अच्छी है। हुँ, बट हाँ, ये बनारस यूनिवर्सिटी एक एक्स्ट्रा एज ले जाती है। हुँ, इसका जो आप प्रूफ देख सकते हैं, जब भी आप बनारस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे नोबेल प्राइजेज जो लोगों को मिले हुँ, हैं, साइंटिस्ट वहाँ से रहे हैं, हुँ, है ना। और जो इसरो के चेयरमैन और बहुत सारे ऐसी सी मतलब इसरो में काम करने वाले साइंटिस्ट वगैरह बहुत सब ऐसे हैं जिनका बीएचयू से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रहा है। हुँ, तो यस, बीएचयू जो है साइंटिस्ट को जन्म देता है। हुँ, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप हुँ, जरूर से जरूर बीएचयू का चुनाव करें। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं तो आप बीएचयू को चूज ना करें। हुँ, ऑब्वियस सी बात है, क्लोज कैंपस है हुँ, और अच्छा इन्वायरमेंट भी है। हुँ, क्लोज कैंपस होने की वजह से अपने सीनियर्स और फैकल्टीज को रीच करना बहुत आसान हो जाता है, हुँ, और उस वजह से वहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको डीएम एसडीएम या हुँ, फिर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने का भी मिलता है। हुँ। तो सर लास्ट क्वेश्चन कि अब 180 दिन का टाइम बचा है, तो बच्चों के लिए आप एक क्या टिप देना चाहेंगे जिससे वो बच्चा 180 दिन में अपना बोर्ड्स भी अभी आ रहा है तो उसको मैनेज करे और सीयूटी एग्ज़ाम क्लियर करके
देखो अच्छा। आधे के ज़्यादा क्या पूरा ही समय निकल गया है, हम्म, क्योंकि अब तो है ना जो स्कूल्स होते हैं वो अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं कि भाई अब तो प्री बोर्ड कंडक्ट कराने हैं बच्चों के, फिर एक और प्री बोर्ड कंडक्ट कराने हैं, हम्म, फिर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होंगे ऑब्वियसली। तो हम्म, जब प्री बोर्ड का समय आ जाता है तो ये उम्मीद करी जाती है बच्चे से कि अब आपका सिलेबस पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होगा। हम्म, तो अब टाइम है एक बार ये देख लेने का कि भाई आपका कौन सा एरिया वीक है। हम्म, एटलीस्ट बिफोर माई प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आई कैन हम्म, वर्क ऑन दोज एरियाज। हम्म, तो आप उन एरिया पर काम कर लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। कोई सैम्पल पेपर अटेंड कर लीजिए। एक और तरीका ऐसा होता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई और सी बुक पढ़ के देख लीजिए। कुछ हम्म, नया टॉपिक मिल रहा है, कुछ नई डेफिनेशंस मिल रही हैं, हम्म, आपको समझ में आ रहा है कि यार ये तो मुझे नहीं पता था, हम्म, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, हम्म, तो उसका मतलब वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हम्म, बट सैम्पल पेपर इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू चेक कि यार हम्म, आपका तैयारी का लेवल क्या है उस समय हम्म, पर। अब मिल गए वीक एरियाज़ की लिस्ट, हम्म, वीक एरियाज़ की लिस्ट बनाओ, हम्म, उस पर काम करना शुरू करो हम्म, और प्री बोर्ड तक तैयार हो जाओ पूरी हम्म, तरीके से। हम्म, डोमेन टेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। पैरेलली हम्म, आप कुछ कुछ मॉक टेस्ट और सीयूटी टाइप के भी देते रहें। हम्म, इससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, कि बोर्ड हम्म, एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम्म, कहीं 19 कहीं 20 कहीं 22 इस तरीके से। हम्म, और साथ साथ आप वन शॉट वीडियोस भी देखते रहें। हम्म, वन शॉट वीडियो विल हेल्प यू आपको बोर्ड एग्जाम से थोड़ा बाहर भी सोचने के लिए। हम्म, हो सकता है कि वहाँ से कुछ नई चीज़ें हम्म, लर्न करने को मिल जाए हम्म, और आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। हम्म, जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं हम्म, किताबी कीड़ा बन के, हम्म, आप एक दर्शक बनकर उसको देख रहे हम्म, होंगे यूट्यूब पर। हम्म, तो आप जब उसको देखेंगे आपको थोड़ी और चीज़ें जैसे बोलते हैं ना कि रिसेंट में कोई मूवी देखी है ना, हम्म, तो मूवी हम पूरी पूरी बता देते हैं हम्म, क्योंकि वो हम देखे होते हैं, हमने वो हम्म, पढ़ी नहीं है। आप हम्म, किसी को बोल दो स्टोरी पढ़ने के लिए, हम्म, बहुत बोरिंग लगता है सही उसको। बात लेकिन है। वही आप बोल दो कि यार आप ये मूवी देख लो, हम्म, ये इसी स्टोरी पर बेस है, हम्म, तो बहुत अच्छी लगती है। हम्म, तो इसी तरीके से आजकल तो टीचर्स भी बड़े तड़कते भड़कते होते हैं, हम्म, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों का मन भी लगता है। हम्म, तो एक बार वन शॉट वीडियो जरूर देख लें, है हम्म, ना। फिर उसके बाद अपना रिवीजन मॉक टेस्ट और अपने वीक एरियाज पर पैरेलल काम करना, ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। हम्म, यही काम अब करना है। हम्म। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो सॉल्व हो चुके होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, वी विल आंसर द डाउट्स। और थैंक यू आकाश सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और बच्चों के सारे क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस दिए। काफ़ी अच्छे थे इस बार, बच्चों ने काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे हाँ, हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस पूछते रहो सो दैट हम आकाश सर को ऐसे इनवाइट कर सकें और भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकें। और अपनी सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश सर। जय हिंद, जय भारत।